हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकोटा। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स, और हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर कर लिए थे और ये हमारा 5th लेक्चर है। 4 लेक्चर्स में अभी तक हमने देखा है कि सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड होते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है द एम्प्टी सेट। तो बच्चों ये है एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। ये जो मैंने और छोड़ा हुआ है इसके 2 और 3 और नाम है, उनके लिए छोड़ा हुआ है। देखिए जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि वो एम्प्टी सेट ही बोलेगा, नल सेट और वॉइड सेट, तो इसके 2 नाम और होते हैं। तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट हो, उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और द नल सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट, ये एक अलग मार्कर से मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसके 3 नाम हैं। आप इसे नल सेट बोलें, वॉइड बोलें या फिर एम्प्टी बोलें। आपने नल और वॉइड पहले भी वर्ड्स ये सुने होंगे। मान लीजिए कोई नया कानून बनता है और पुराने कानून को चेंज किया जाता है, तो नया कानून बनने पे पुराना कानून क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड। आपने ये टर्म सुनी होंगी। तो यानी कि ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट लाई ही ना करे उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट। The empty set is denoted by the symbol phi और empty braces। आपको पता है कि रोस्टर मेथड में हम एलिमेंट कैसे लिस्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, अगर कर्ली ब्रेसेस खाली हैं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो क्या है, एम्प्टी सेट। तो आप इसे या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है जिसको हम बोलते हैं फाई। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये आपके सिंबल्स होते हैं। मैंने आपको एप्सिलॉन बताया था, उसी प्रकार से सिंबल है फाई। सर्किल बनाएंगे और उसको ऐसा काट देंगे बीच में से। दैट इज फाई इज द नल सेट और दी वॉइड सेट। तो आप फाई लिखें या फिर एम्प्टी ब्रैकेट लिखें, आंसर सेम होगा। अब ये समझते हैं कि भैया एम्प्टी सेट का मतलब क्या है। अगर वो सेट ही नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट तो क्या होगा, खाली बॉक्स हो गया, तो फिर आप उससे कोई सेट बोल कैसे सकते हो। तो बच्चों देखिए, अगर आपने ज़बरदस्ती डेफिनेशन लिखी है कि भाई ये कोई एक सेट है, बी है या ए है, और इस सेट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, अगर उस डेफिनेशन को कोई एलिमेंट सेटिस्फाई ही नहीं करेगा तो आप उसे कितना ही सेट बोलें, क्या आपके सेट में कोई एलिमेंट मिलेगा, नहीं। अब क्योंकि आप उसे सेट बोलना चाहते हैं और सेट में कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो इन दोनों बातों को कंबाइन करके हमने बनाया एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल देता हूँ, B is a set of all x such that x is a student presently studying in both classes 10th and 11th। क्या एक बच्चा एक टाइम पे 2 क्लासेस में हो सकता है, नहीं। तो आपने चाहे सेट की डेफिनेशन क्लियर दी हो, पर वो डेफिनेशन किसी भी वेरिएबल के द्वारा सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे कि बी एक एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर कोई बच्चा 10 से 11th मूविंग भी होता है ना, तो 10th तो पास आउट होता है ना फिर वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा सेम टाइम पे दोनों क्लासेस में है। एक एग्जांपल और लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये मैंने नोटिस करा कि वीडियो में दिखते नहीं है डॉट्स, तो यहाँ पर ये डबल डॉट होते हैं, है ना। x such that x square equals to 4 where x is odd। आपको पता है इस इक्वेशन के 2 ही सॉल्यूशन है, 2 और -2। तो क्या कोई भी x की ऑड वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, नहीं करेगी। अब क्योंकि नहीं करेगी, देन अगेन d is the empty set because the equation x square equals to 4 is not satisfied by any odd value of x। ऑड छोड़ो, 2 और -2 के अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी अगर सेट होता है बच्चों, तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एक नोट जरूर लिखवाऊंगा मैं यहाँ पर, और इस नोट को मैं अभी जब फाइनाइट सेट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी कंटिन्यू करूँगा। बच्चों का एक सवाल आता है कि सर सपोज ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा। मैंने वही बात लिखवाई है, 0 इज़ नॉट अ नल सेट। क्यों? बिकॉज इट कंटेन 0 एज इट्स एलिमेंट। बच्चों मैंने कहा है ब्रेसेस में कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट है, पहली बात तो इसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं, अभी इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। जिसमें एक एलिमेंट होता है उस सेट को सिंगलेटन बोलते हैं, जिसमें कोई नहीं होता उसको एम्प्टी बोलते हैं। तो ये 2 तरह के सेट होते हैं। ये फाइनाइट सेट के ही स्पेसिफिक केसेस हैं। तो आप देखें कि इसमें जो 0 है वो एलिमेंट का काम कर रहा है। ऐसा मत बोल देना कि सर ये भी तो एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, समझ रहे हो। एलिमेंट तो होता ही नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट तभी तो 0 होंगे। 0 अगर है तो बेटा फिर तो ये एक एलिमेंट की तरह काउंट होगा ना, तो 0 वर्क एज एन एलिमेंट, ये ध्यान रखना। खैर इस नोट को भी अपन कंप्लीट कराएंगे फाइनाइट सेट में जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब इसके ऊपर एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। चलिए देखते हैं।
सेट ऑफ ऑड नेचुरल, देखो इसमें जस्टिफिकेशन नहीं मांगा तो जस्टिफिकेशन लिखना नहीं है, डायरेक्टली यस और नो पूछ रहा है कि भाई कौन सा नल सेट है कौन सा नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, क्या बच्चों ऑड नंबर की तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन ही यही होती है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है तो सेट में कोई एलिमेंट भी नहीं होगा, तो यस इट इज अ नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, 2 इवन प्राइम नंबर होता है, एकमात्र प्राइम नंबर है जो इवन है लेकिन होता है तो उसके सेट में एक एलिमेंट है, इसलिए बोलेंगे नॉट अ नल सेट। तो दिस इज अ नल सेट, दिस इज नॉट अ नल सेट। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनना, वेयर एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। चलिए आपने कहा समझ में नहीं आया, थोड़ा नंबर लाइन पे बता दो, ये 5 ये 7, वो कह रहा है 5 से तो छोटा हो 7 से बड़ा हो। बच्चों ये लाइन कोइंसाइड हो रही है क्या कहीं पर? हो ही नहीं सकता, ऐसा नंबर जो 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। उल्टा पॉसिबल है कि 5 से बड़ा हो 7 से छोटा हो, तो ऐसा एक नेचुरल नंबर 6 होता है जो 5 से बड़ा है 7 से छोटा है, लेकिन हमारे पास ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जो 5 से भी छोटा हो 7 से बड़ा भी हो एक ही टाइम पर, वो भी। तो हम बोलेंगे यस इट इज़ अ नल सेट, क्योंकि जबकि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सेट खाली होगा। द सेट ऑफ y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइन्स। बेटा पैरेलल लाइन ऐसी दिखती है और मेरे हिसाब से तो पैरेलल लाइन कभी टच ही नहीं करती, तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन होने की तो बात ही नहीं है। जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो बोलेंगे यस इट इज़ अ नल सेट। जस्टिफिकेशन मांगा जाए तो एक लाइन में जो मैंने बोला है वही आप लिख सकते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन आता नहीं है। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, फिर हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट्स। तो 3, 2 और 1, आई होप नोट हो गया होगा। तो अब अपन पढ़ते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। देखिए नाम से पता पड़ता है ऐसे सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, जिसमें इनफाइनाइट हो उसे इनफाइनाइट बोलेंगे। बिना डेफिनेशन पढ़े अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं जो कि आप यूज़ करते आ रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, भाई नेचुरल नंबर का सेट क्या है? आप चाहे पैटर्न बता सके हो, चाहे आप रोस्टर फॉर्म में उसे लिख सको, बट है तो इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर का कोई एंड थोड़ी होता है, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि भैया नेगेटिव साइड में कहाँ तक जाओगे कोई लिमिट नहीं है, पॉजिटिव साइड में कहाँ तक जाओगे कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या ले सकते हो, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट सेट। चलिए पहले बढ़ते हैं फाइनाइट सेट क्या होते हैं। अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, मैं इस एक डेफिनेशन के बेसिस पे तुम्हें आगे बढ़ा देता, लेकिन एनसीईआरटी एक तरह का जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करती है, और ये दूसरी डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी में है। वो जो सिचुएशन है अगर वो उसको नहीं पढ़ाऊंगा तो आप उसको गलती करोगे, तो पहले वो सुन लो, उसके बाद आपको डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि अ सेट ऑफ ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? अब अगर कोई आप दिमाग लगा के बोलोगे तो आप फाइनाइट ही बोलोगे, बट बहुत से बच्चे इसका आंसर देते हैं इनफाइनाइट, और उनका रीज़न ये होता है कि सर मान लो 750 करोड़ लोग हैं, अब पॉपुलेशन जो काउंट है ये तो एक्यूरेट नहीं होता, तो हमें थोड़ी पता है कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है, 800 करोड़ भी हो सकती है। मेरा उस पर एक रिप्लाई ये है कि भाई 800 क्या, तुम तो 900 करोड़ ले लो, है तो फाइनाइट। भाई अर्थ की साइज़ तो फाइनाइट है ना, तो वहाँ पर रहने वाले लोग भी तो फाइनाइट ही होंगे। 5000 करोड़ हो गया, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है, तुमने पॉपुलेशन काउंट ही नहीं करा कभी, सबको जोड़ लो, तब भी क्या वो इनफाइनाइट हो जाएंगे क्या? 5000 करोड़ स्टिल एक नंबर है, नेचुरल नंबर है। तुम 10,000 करोड़ ले लो, तुम 1,00,000 करोड़ ले लो, है तो नेचुरल नंबर। तो क्योंकि वो एक फाइनाइट नंबर है, हमें नहीं पता कितना है, उस वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि फाइनाइट कौन है ना। हमें नहीं पता, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी, इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो फाइनाइट है, समझ ही जाओ तुम। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप किसी एलिमेंट को लिस्ट कर पाओ, उनको नंबरिंग दे पाओ, और वो नंबरिंग कहीं जाके ख़त्म हो जाए, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, तो जब वो नंबरिंग ख़त्म होती है तो वो लास्ट एलिमेंट आपको बताता है कि टोटल कितने एलिमेंट आपके सेट में थे। तो फाइनाइट सेट में आपकी नंबरिंग कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, यही प्रिसाइसली आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। एक केस सिनेरियो और बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा, एमसीक्यू में आता है ये। उसमें पूछा हुआ था कि अ सेट ऑफ एनिमल स्पीशीज़ नोन टू मैनकाइंड, यानी कि इंसान जितनी जानवरों की प्रजातियों को जानते हैं उनका सेट। अब चलो इसमें शायद ये नोन नहीं था, जितनी प्रजातियां होती है उतना,
तो इसमें किसी बायो वाले स्टूडेंट से पूछोगे तो वो बताएगा कि भाई इसे 2 करोड़ हमें स्पीशीज़ पता है, तो बहुत सारी स्पीशीज़ हमें अननोन भी है, हर साल नई स्पीशीज़ की खोज होती है। वहाँ पर फिर मेरा ये रिप्लाई है कि भाई मान लो 5 करोड़ स्पीशीज़ तुम्हें पता है और 10 करोड़ तुम्हें नहीं पता, फिर भी 15 करोड़ ही होती हैं, इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। वही ना वेल डिफाइंड वाला सीन कि भाई बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, हमारे पास डेफिनेशन नहीं है बेस्ट कौन है। हाँ, आप मेजरेबल क्वांटिटी बताओ, तो भाई वनडे इंटरनेशनल में रन्स चाहिए, हम स्कोर कार्ड देखेंगे बता देंगे भाई कौन टॉप पे चल रहा है। ये जो बेस्ट वाला वर्ड है ना, ये मेजरेबल नहीं होता, ये मोर ऑफ क्वालिटेटिव आइडिया देता है ना, क्वांटिटेटिव आइडिया नहीं देता। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, समझ में आ जाएगी। A finite set is a set such that its element can be listed by natural numbers 1 2 3 dot 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 and the process of listing terminates यानी कि ख़त्म हो जाना at a certain natural number n, यानी कि आप जो काउंटिंग करते हो काउंटिंग कभी ना कभी किसी ना किसी नेचुरल नंबर पे टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ गया, यही फाइनाइट सेट होता है। एग्जाम्पल्स ये, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 3 है। नल सेट भी, इस पर स्टार लगा लो, मैं लगा देता हूँ, ये नोट बना के लिखाना चाहिए था वैसे मेरे को, बट ऐसा कर लो। नल सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। बच्चों नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, तो इससे इनफाइनाइट थोड़ी हो गया वो। भाई कोई एलिमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 0, 0 तक फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट थोड़ी होता है। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसी को कहते हैं ऑर्डर। इसको कार्डिनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सेट ए एंड इज डिनोटेड बाई एन ऑफ ए। तो ये जो बोल रहा है ना नेचुरल नंबर, जहाँ पर तुम्हारी प्रोसेस टर्मिनेट होती है, यही तुम्हारा ऑर्डर होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी कि इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, कार्डिनल नंबर 3, ऑर्डर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, कुछ भी बोल लो। जैसे ये है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मेरा फेवरेट सेट है ये, है ना, तो बार बार यूज़ करूँगा इसको मैं। तो इसमें 5 एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 5। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 5, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 5, या फिर ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी खोला करो कभी कभी, उसमें हर इस सिंबल का वो पूरा स्टेटमेंट दिया होता है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ा करो, तो बोलने में गलतियाँ करोगे वरना। अब ये जो फाइनाइट सेट है, इसके 2 स्पेसिफिक केसेस मैंने बताए थे, तो वो कब पढ़ेंगे हम, ऑर्डर पढ़ने के बाद। अब ऑर्डर पढ़ लिया तो देखो, जब नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 0 हो तो उस स्पेसिफिक केस को नाम दिया गया है एम्प्टी सेट। वहीं जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो तो उस स्पेसिफिक केस को नाम दिया है सिंगलेटन सेट। वहीं जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाए तो उसी स्पेसिफिक केस को नाम दिया गया है इनफाइनाइट सेट। तो देखिए सिंगलेटन सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। दैट इज इफ ए इज अ सिंगलेटन सेट देन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 1। ऐसा कोई भी सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, एग्जाम्पल ये ले लो, दिस इज अ सिंगलेटन सेट। मैंने कहा था कि ये 0 वाला एग्जाम्पल मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो ये है। ये ग्रीन पेन से लिखने का तो रीज़न ये था कि एक तो नया नया मार्कर है, मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा रीज़न ये था कि तुम्हें थोड़ा सा हाईलाइट करके बता सकूं, ये ब्लैक और ब्लू से बोर हो गए होंगे तुम, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। अगर कोई सेट ए है, खाली ब्रैकेट है यानी कि एम्प्टी सेट है, तो उसमें उसका ऑर्डर 0 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे, पता है हमें, पर दोबारा लिखवा रहा हूँ, बताऊँगा क्यों अभी। अगर बी, उसमें एक एलिमेंट है, स्पेसिफिकली जानबूझ के मैंने 0 लिया है, ठीक है, ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन यहाँ भी मैं वो क्लियर कर सकूँ कि अगर कोई एक एलिमेंट है, 0 इज़ वर्किंग एज एन एलिमेंट, ठीक है, तो 0 उसमें एक एलिमेंट है, देन इट इज़ अ सिंगलेटन सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन में क्या होता है कि देखो एमसीक्यूज में वो कभी आपको सेट का ब्यौरा यानी कि विवरण होता है ना, उसके डिस्क्रिप्शन कभी नहीं देते, डेफिनेशन नहीं देंगे, ना ही रोस्टर फॉर्म देंगे, वो ऑर्डर के साथ प्ले करते हैं। वो क्या बोलेंगे, फॉर अ सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर इट्स कार्डिनल नंबर इज इन्फिनिटी, बोल दिया, देन द सेट बी इज, अगर कोई सेट बी है उसका कार्डिनल नंबर दे दिया इन्फिनिटी है, तो बी क्या है, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट वगैरह वगैरह। तो आपको चूज करना आना चाहिए। उसी तरीके से उसने बिना सेट दिए बोल दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 0, तो वो कौन सा सेट है, तो वहाँ दिमाग नहीं चलता एकदम से, तो याद होना चाहिए वो एम्प्टी सेट है। अब यहीं पर ही मैं अपॉर्चुनिटी लेता हूँ और तुम्हें एक सिंबल के बारे में, 2 सिंबल्स के बारे में बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सिंबल और एक ये, इनके नाम होते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, और इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाय।
इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है इफ़ आई डबल एफ। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। बहुत से लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं इसको, बट मेरे हिसाब से ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एनसीईआरटी में भी मतलब बहुत जगह इसको ऐसा यूज़ किया गया है। ये इसका एग्जैक्ट डिफरेंट वो है वैल्यू कि मतलब वैल्यू क्या इसका बन गया था यूज़, जैसे मैंने एप्सिलॉन का बता रखा है वैसे एक्चुअल यूज़ ये है इसका। तो इसको मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट फिर भी ये क्योंकि आपके एनसीईआरटी लिखते तो बता दिया आपको। अब मैं बताता हूँ इसका यूज़ कैसे होता है। मान लीजिए कि आप कोई एक कंडीशन बताते हैं और उससे दूसरी कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे कि आपकी एक कंडीशन दूसरी कंडीशन को इम्प्लाई कर रही है। समझना, एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर देता हूँ। लेट सपोज x इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये अंडरस्टूड है। अगर x 2 है तो उससे अपने आप ये इम्प्लाई होता है कि हाँ x स्क्वायर 4 है, x का क्यूब 8 होगा, x की पावर 4 16 होगा, या 3x इक्वल्स टू 6 होगा। ये सब इम्प्लाई हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, ये वन वे इम्प्लीकेशन है। ये वन वे इम्प्लीकेशन है। क्या अगर मैं यूँ कहूँ कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इम्प्लाई करता है कि x इक्वल्स टू 2 है? नहीं करता। उसका कारण है कि इम्प्लाई का मतलब होता है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो x की वैल्यू 2 ही होगी? नहीं, -2 भी तो हो सकती है। ये इम्प्लीकेशन है ना, ये वन वे है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 2। अब एक एग्जांपल और लेते हैं अपन टू वे इम्प्लीकेशन का। मैं कहता हूँ x इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाय 3x इज इक्वल्स टू 6। क्या ये ट्रू है? यानी कि अगर उल्टा भी ट्रू होता है तब हम डबल वे इम्प्लीकेशन यूज़ करते हैं। अगर x की वैल्यू 2 है तो ये इम्प्लाई हो रहा है कि 3x इक्वल्स टू 6 है। और अगर मैं लिखूँ 3x इक्वल्स टू 6 है तो आपको जैसे 3 से 6 को काटोगे ये भी इम्प्लाई हो रहा है कि x इक्वल्स टू 2 है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, डबल वे इम्प्लीकेशन। तो इसका यही मतलब होता है बच्चों, इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाय x इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल्स टू 6 एंड इज इम्प्लाइड बाय दैट x इक्वल्स टू 2। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का यूज़ यहाँ कैसे करोगे, ये क्वेश्चंस के हिसाब से। इफ़ a इज़ एन एम्प्टी सेट देन इट इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाय एन a इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर a एम्प्टी है तो उसका ऑर्डर 0 होगा, और अगर किसी सेट का ऑर्डर 0 है तो वो एम्प्टी होगा। दोनों वे जब सेटिस्फाई होती है तो इसका इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से अगर कह दिया है कि b सिंगलेटन सेट है तो उसका ऑर्डर 1 होगा। अगर ये कह दिया गया है कि किसी सेट b का ऑर्डर 1 है तो अपने आप इम्प्लाइड है कि वो सिंगलेटन सेट होगा। ये दोनों नोट कर लो। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है एक ही कंडीशन। जैसे तुम कह देते हो ना, मैं एक ही शर्त पे जाऊँगा, है ना, जब मुझे आइसक्रीम खिलाओगे, सो आई विल वर्क इफ़ आई डबल एफ का मतलब इफ़, या तो इसको ऐसे लिखो, दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ यू विल गेट मी एन आइसक्रीम। ठीक है, मैं तभी काम करूँगा। खैर मेरे केस में आइसक्रीम की जगह मुझे चाय का एग्जांपल देना चाहिए, तो तुम्हारी इच्छा हो तो ये नोट कर लो, वरना तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कचरा मत लिखो। ये नोट्स यहाँ से यहाँ तक बनाओ, फिर सिंगलेटन सेट यहाँ से यहाँ तक नोट करो। उसके बाद ये ज़रूर लिख लेना मीनिंग ऑफ सिम्बल्स, जैसे मैंने आपको पहले एप्सिलॉन का बताया था। ये इंपॉर्टेंट होता है, तो छाप लेंगे जल्दी से। सो आई होप नोट हो गया होगा। तो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, और ये फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के ऊपर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगला लेक्चर जो है जस्ट बाद, उसमें अपन देखेंगे इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर से, तो बेटर तो ये है, स्टैंडर्ड प्रोसेस ये है कि जिस लेक्चर में डाउट है उसी के कमेंट सेक्शन में आप लिखें तो ज़्यादा बेटर है। और इन केस अगर ऐसा होता है कि आपसे कोई चीज़ मिस हो गई तो आप नए कमेंट सेक्शन में डालें, क्योंकि क्या है, देखो जो भी लेक्चर होते हैं तो हम लेक्चर वाइज कमेंट देंगे तो मैं रिप्लाई करने में आसानी होगी। और फिर भी अगर किसी तरह का कोई स्पेसिफिक ही डाउट है तो तुम 3-4 लेक्चर में लगातार डालो। अगर मेरी नज़र में आता है तो मैं उसका रिप्लाई या तो वहीं दे दूंगा, या फिर वीडियो बना कर डाल के आपको लिंक भी वहीं पर ही पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।